तो भाई साहब आज की वीडियो भी बहुत धमाकेदार होने वाली है, क्योंकि आज हम पढ़ने वाले हैं कुछ ऐसा जो हमारे दैनिक दिनचर्या में हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, सोचते हैं, लेकिन समझ नहीं आता। आज आपको आने वाला है वो सब कुछ समझ। बने रहिए हमारे साथ अंत तक, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हमने धातु के बारे में पढ़ लिया, अयस्क के बारे में पढ़ लिया, खनिज के बारे में पढ़ लिया, ठीक है। तो अब देखते हैं कि जो धातुओं की प्राप्ति है वो किन किन चरणों से की जाती है, अर्थात जो धातु की प्रक्रिया है वो किस किस चरण से में संपन्न होती है, कितने चरणों में संपन्न होती है। आप देख सकते हो 3 चरणों में संपन्न होती है, ठीक है। ये चरण आपको याद रखने हैं और इन चरण में विधियां हैं, उन विधियों से ही जो धातु है उसको गैंग से अलग किया जाता है, ठीक है। तो खनिज निकलेंगे, खनिज में होती है अयस्क और गैंग, ठीक है। उन अयस्कों से गैंग को हटा दिया जाता है, गैंग अर्थात जो अशुद्धियां हैं उनको हटा दिया जाता है, ठीक है। तो पहला चरण, पहले चरण का नाम क्या है? अयस्कों का समृद्धिकरण। जो अयस्क है उनको आसान विधियों के द्वारा जैसे पानी से साफ कर देते हैं, ठीक है। पानी से, जैसे कि पानी से धुलाई कर देते हैं उसकी, इस प्रकार से साफ कर दिए जाते हैं। फिर चरण नंबर 2 धातुओं का निष्कर्षण, ठीक है। निकालते वक्त कैसे कैसे सावधानियां रखते हैं धातुओं को, कैसे कैसे निकाला जाता है उसके बारे में समझेंगे। और चरण नंबर 3 है धातुओं का परिष्करण। परिष्करण का अर्थ है, परिष्करण शब्द परिष्कृत से लिया गया है। परिष्कृत का मतलब होता है साफ करना है, किस प्रकार से साफ करेंगे उसके बारे में बताया जाएगा, ठीक है। इसमें अयस्क और धातु, अयस्क है उसमें गैंग मिल जाए, अयस्क और गैंग दोनों को क्या कहेंगे हम? धातु। धातु नहीं, दोनों को कहेंगे हम खनिज, ठीक है। तो देखिए ऐसे लिखते हैं, ऐसे समझ में आ जाएगा आपको। खनिज, खनिज क्या होते हैं? खनिज होते हैं अयस्क प्लस गैंग, ठीक है। खनिज किस किस से मिलकर बनते हैं? खनिज में होते हैं अयस्क और गैंग, ठीक है। तो खनिज में से जो अयस्क और गैंग होते हैं उसमें से अगर गैंग को हम हटा देंगे, ठीक है, गैंग को हमने हटा दिया, ठीक है। ये काम भी करना है हमको इन तीनों चरणों में, ठीक है। जो खनिज जो है उसमें से अयस्क और गैंग है, दोनों है, उनमें से हम गैंग को हटा देंगे, सिर्फ अयस्क बचेगा, जो काम की चीज है उसको रख लेंगे, और जो मिट्टी धूल कंकर पत्थर जो बचेगा उसको हटाना है हमें। हटाने के लिए 3 चरण है, इन तीनों चरणों में विधियां हैं बहुत सारी, उन विधियों को पढ़ेंगे, समझेंगे, ठीक है। बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। देखिए ऐसी बिल्कुल सरल विधियां हैं, और इसमें एक बड़ा क्वेश्चन बनता है कि धातुओं को किस प्रकार, कितने चरणों से वो किया जाता है, साफ किया जाता है, कितने चरणों से गैंग को अलग किया जाता है। फिर बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, इसमें से 1 नंबर का क्वेश्चन बनता है, 3 नंबर का बनता है, और 6 नंबर का भी बनता है, बड़ा भी आ सकता है, ठीक है, टुकड़ों में भी बन सकता है। इसमें से बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। देखिए अब पढ़ाएंगे हम चरण नंबर 1 अयस्कों का समृद्धिकरण। चरण नंबर 1 है अयस्कों का समृद्धिकरण। जो हमारा चरण नंबर 1 है उसमें देख लेते हैं कौन कौन सी विधियां हैं, ठीक है, कौन कौन सी है देखते हैं, ठीक है। इसमें अनेक विधियां हैं। अब अनेक विधियां तो हैं लेकिन उनके नाम भी तो होंगे, ठीक है। तो नाम है पानी से साफ, ठीक है। इस विधि में क्या करेंगे हम? लिखाएंगे नहीं, इसमें ऐसे ही आप समझ लीजिए, ठीक है, बिल्कुल आसान सा है। पानी से साफ, जैसे कि पानी में डालकर उसको साफ कर लेंगे, या फिर जो अयस्क है या खनिज है उसके ऊपर, अयस्क के ऊपर थोड़ी बहुत मिट्टी लगी होगी, उसके ऊपर पानी डालेंगे, या फिर पानी मोटर से डालेंगे, प्रेशर से पानी डालेंगे, तो उसके ऊपर जो मिट्टी धूल जमा होगी वो निकल जाएगा। उसको पानी से साफ करते हैं छान कर। जैसे कि छानने के बड़े बड़े लगे होते हैं फैक्ट्रियों में, जो अयस्क है और गैंग है उसको अलग करने के लिए फैक्ट्री में बड़े बड़े चालने लगे होते हैं, उसके ऊपर अयस्क को डाल देते हैं, और अयस्क को डालने के बाद उनको हिलाया जाता है, मशीनों से होता है ये सारी प्रोसेस, उनसे हिलाते हैं। तो फिर जैसे कि आप चूरमा उरमा छानते हैं, मोटा ऊपर रह जाता है और पतला नीचे आ जाता है, ठीक है, उसी प्रकार होता है। उसमें क्या होता है, जो अयस्क है वो तो नीचे निकल जाता है, और जो कंकर पत्थर अशुद्धियां हैं वो ऊपर ही चलने में रह जाती है, और उनको अलग कर लिया जाता है, और उनको अलग कर लिया जाता है, इस प्रकार से भी अलग किया जाता है, ठीक है, छान। और अगला है रसायनों से। रसायन से किस प्रकार किया जाता है? जैसे कि विधियां होती है ऊर्ध्वपातन विधि आदि विधियों के माध्यम से उनमें केमिकल डाला जाता है, फिर गैसें रिलीज की जाती है, जिससे क्या होता है कि अशुद्धियां हैं वो छनकर एक फ्लास्क में आ जाती हैं, और जो अयस्क है वो एक फ्लास्क में आ जाते हैं, या फिर उस पर जम जाते हैं। इस प्रकार से उसमें रसायन डालकर भी अलग किया जा सकता है। अगला है चुंबक के द्वारा। चुंबक के द्वारा भी किया जाता है। चुंबक के द्वारा केवल उन्हीं अयस्कों को किया जाता है जो चुंबक से आकर्षित होते हैं। इसमें क्या किया जाता है, एक बड़ी सी चुंबक होती है, ठीक है, फैक्ट्रियों में होता है ये सब काम, हमें यहाँ पर नहीं देखने को मिलेगा, हम इसे समझ सकते हैं केवल, ठीक है, ये सब फैक्ट्री में होता है। कैसे होता है मैं बता रहा हूँ आपको। एक बड़ी सी चुंबक होती है, ठीक है, और इसमें जैसे कि लोह अयस्क है,
आदि को इसी विधि से चुंबक के द्वारा ये अलग करते हैं। कैसे करते हैं? लोह अयस्क है उसको क्या करते हैं, चुंबक को उस जो खनिज है उसमें लगा देते हैं, ठीक है। जिससे क्या होता है कि चुंबक है वो लोहे के कण को तो अपनी ओर आकर्षित कर लेगी, ठीक है, और जो मिट्टी या गैंग अशुद्धियां होंगी उनको वहीं रहने देगी, जिससे उससे लोहा तो अलग हो जाएगा और जो मिट्टी अशुद्धियां हैं वो वहीं पर रह जाएंगी। इस प्रकार इन तीनों विधियों के द्वारा जो खनिज है उनसे अयस्क और गैंग को अलग किया जाता है, ठीक है। गैंग को हटा दिया जाता है अयस्क से, ठीक है, और फिर वो शुद्ध रूप में क्या प्राप्त हो जाती है, हमें शुद्ध रूप में धातु प्राप्त हो जाती है, ठीक है। अयस्क मैंने बताया था, अयस्क उसमें धातु ज्यादा होगी और निकालने में भी कम लागत होगी, उसे अयस्क कहेंगे, ठीक है। अगर निकालने में भी ज्यादा मेहनत होगी और धातु भी कम प्राप्त होगी तो उससे कोई फायदा नहीं है, ठीक है। इसलिए अयस्कों को ढूंढा जाता है, ठीक है। अयस्कों में कुछ दिन पहले हेलीकॉप्टर से अयस्कों को निकाला गया, ठीक है। अयस्क की कोई कमी नहीं है भारत के पास, ठीक है। भारत में बहुत सारे अयस्क हैं। भारत है वो एक इंडिपेंडेंस डे है, इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं हम 26 जनवरी, नहीं 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस और इंडिपेंडेंस डे 26 जनवरी को, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो भारत है एक संयुक्त राष्ट्र है। भारत में आप देखोगे कि भारत एक ऐसा देश है जिसमें लोग अपने आप को ढालना जानते हैं, उन्हें किस सिचुएशन में रहना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, ठीक है, सब जानते हैं। भारत पहले नंबर पर होता आज, लेकिन क्या होता है, जो आदमी सक्सेस हो जाते हैं और फिर डॉक्टर, इंजीनियर्स, साइंटिस्ट आदि बन जाते हैं तो वो क्या करते हैं, भारत में उनको इतनी फैसिलिटीज नहीं मिल पाती तो वो क्या करते हैं, विदेशों में चले जाते हैं और वहाँ पर काम करते हैं और विदेशों में काम करके वहाँ का जो लाभ है उनको मिलता है, ठीक है। अगर मैं गारंटी दे रहा हूँ कि अगर सभी साइंटिस्ट जो हैं ज़्यादातर भारत के मिलेंगे, ठीक है, और भारत के व्यवहार भी विदेशों से बहुत अच्छे हैं, मोदी जी की कृपा है, ठीक है। आप मानो तो है, नहीं मानोगे तो नहीं है, हकीकत में तो मोदी बहुत अच्छे हैं, ठीक है। वैसे तो अफवाह है, खाली पीली अफवाह फैलाते हैं, ठीक है। अब हम तो अपने टॉपिक पर आते हैं, ठीक है। चरण नंबर फर्स्ट पढ़ लिया हमने, अयस्कों का समृद्धीकरण, ठीक है। अब दूसरा चरण पढ़ेंगे। नंबर 2 है था हमारा धातुओं का निष्कर्षण, ठीक है। धातुओं का निष्कर्षण किस प्रकार किया जाता है, ठीक है। तो देखेंगे हम धातुओं का निष्कर्षण, लेकिन धातु 3 प्रकार के, अधिक क्रियाशील, मध्यम क्रियाशील और कम क्रियाशील, ठीक है। पहले देखते हैं अधिक क्रियाशील धातुओं का निष्कर्षण किस प्रकार किया जाता है। तो देखिए, जो अधिक क्रियाशील धातु है वो स्वतंत्र रूप से नहीं मिलते। जो अधिक क्रियाशील धातु है वो जो पृथ्वी है उसमें स्वतंत्र रूप से नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। तो इन्हें निकालने के लिए क्या किया जाता है, ठीक है, क्या किया जाता है, विद्युत अपघटन। जो विद्युत अपघटन विधि है आगे पढ़ाएंगे आपको, उसका उपयोग किया जाता है, जिससे जो धातु है वो एक तरफ आ जाता है और जो गैंग है वो एक तरफ आ जाता है, ठीक है। अगला है हमारा मध्यम क्रियाशील धातु। जो मध्यम क्रियाशील धातु होंगे उनको किस प्रकार से अलग किया जाएगा, ठीक है। जो मध्यम क्रियाशील धातु है उनमें सल्फाइड, ऑक्साइड और कार्बोनेट के रूप में होते हैं। जो मध्यम क्रियाशील धातु हैं वो कौन कौन सी है, ठीक है। मध्यम क्रियाशील धातु है जिंक, FePb, ठीक है, जिंक है, Fe है, लोहा है। इनको कैसे अलग किया जाता है, ये सल्फाइड, ऑक्साइड और कार्बोनेट के रूप में होते हैं। ये सल्फाइड अयस्क के रूप में, कार्बोनेट अयस्क के रूप में पाए जाते हैं, ठीक है। इनको किस प्रकार अलग किया जाता है, देखिए, कार्बन द्वारा अपचयन किया जाता है, ठीक है। ये कार्बन के साथ पाए जाते हैं, ठीक है। तो कार्बन के द्वारा अपचयन कर दिया जाता है, इसमें कार्बन डालेंगे जिससे अपचयन हो जाएगा, एक तरफ हमें धातु प्राप्त हो जाएगी और एक तरफ गैंग प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। अगला है हमारा कम क्रियाशील धातु। तो कम क्रियाशील धातु है उनको कैसे अलग किया जाएगा, तो कैसे अलग किया जाएगा, स्वतंत्र रूप से प्राप्त होती हैं। जो कम क्रियाशील धातु हैं वो स्वतंत्र रूप से अर्थात शुद्ध रूप में ही प्राप्त होती हैं, लेकिन उनमें भी कुछ धातुएं जैसे सोना, चांदी, ये है शुद्ध रूप में ही प्राप्त होती है, इनकी केवल सफाई की जाती है, ठीक है। तो सोना, चांदी ये है, इनको शुद्ध रूप में प्राप्त किया जाता है, लेकिन इन्हें भी थोड़ी सफाई करनी पड़ती है, इसलिए इनकी भी कुछ विधि है जो आगे पढ़ेंगे अभी हम, ठीक है। हमने पढ़ा था कि कम क्रियाशील धातु है वो शुद्ध रूप में पाए जाते हैं, लेकिन कुछ होती है जो अशुद्ध रूप में भी पाई जाती है, जैसे कि Hg व Cu, ठीक है। ये कम क्रियाशील धातु का निष्कर्षण है। जो Hg है और Cu है इनका निष्कर्षण देखते हैं कैसे होता है, ठीक है। ये बहुत अनअभिक्रिय होते हैं। अनअभिक्रिय मतलब बिल्कुल कम रिएक्शन करते हैं किसी भी साथ। जो कॉपर है वो बिल्कुल कम रिएक्शन करता है, मैंने पढ़ाया है पिछले क्लास में, आप देख लेना जाकर कैसे करता है कॉपर कम रिएक्शन, ठीक है। यह बहुत अनअभिक्रिय होते हैं। इन धातुओं के ऑक्साइड को केवल गर्म करने से ही धातु प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है। जो Hg व Cu है इनके ऑक्साइड को केवल गर्म करेंगे तो ही इनसे शुद्ध रूप में धातु प्राप्त की जा सकती है, नहीं तो और भी किसी विधि से नहीं की जा सकती, ठीक है। तो अब प्राप्त करेंगे हम, गर्म करके देखेंगे, ठीक है। तो देखते हैं उदाहरण। Hg का निष्कर्षण होता है सिनाबार, इसका सूत्र होता है HCl। सिनाबार का सूत्र क्या होता है, HgS, ठीक है। तो देखते हैं
2HGS 2 मोल सिनेबार के उसके साथ उसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब गर्म करेंगे तो क्या होगा, तो होगा 2HGO, ठीक है, सल्फाइड ये अपचयित हो जाएगा, ठीक है, सल्फाइड को अपचयित करके ऑक्सीजन आ जाएगा, ठीक है, तो क्या बन जाएगा 2SO2, ठीक है, 2 मोल सल्फर डाइऑक्साइड के बन जाएंगे, ठीक है। तो फिर सल्फर डाइऑक्साइड के 2 मोल बन गए, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, हमें प्राप्त हो गया HGO, ठीक है। तो HGO को भी अगर गर्म करेंगे और ज्यादा देर तक तो हमें Hg प्राप्त हो जाएगा और ऑक्सीजन गैस प्राप्त हो जाएगी। Hg शुद्ध रूप में प्राप्त हो गया हमें, ठीक है। और इसी प्रकार से हम Cu2S कॉपर डाई सल्फाइड से Cu का निष्कर्षण, ठीक है, इससे हम कॉपर का निष्कर्षण करेंगे, कॉपर को शुद्ध रूप में प्राप्त करेंगे, ठीक है। कैसे करेंगे, Cu2S के 2 मोल ले लिए हमने, ठीक है, इसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति में इसको गर्म करेंगे तो 2 मोल कॉपर डाइऑक्साइड के, ठीक है, और ये SO2 गैस रिलीज हो जाएगी। ये SO2 गैस तो ऊपर की तरफ निकल जाएगी, ठीक है, ऊपर की तरफ चले जाएगी, मैंने पहले तीर का चिन्ह लगा रखा है, ठीक है। तो फिर आगे क्या होगा, तो 2Cu2O जो कॉपर डाइऑक्साइड है वो बना है, तो इसको और हम गर्म करेंगे, इसको Cu2S के साथ, ठीक है, तो क्या हमें 6 मोल कॉपर के प्राप्त हो जाएंगे, ठीक है, और SO2 गैस बन जाएगी, ठीक है। इस प्रकार होता है Hg और Cu का जो गर्म करने पर इनको अलग किया जा सकता है, ठीक है। आगे पढ़ेंगे हम, अभी 2 चरण हुए हैं, दूसरे चरण में चल रहे हैं, तीसरा चरण पढ़ेंगे, ठीक है। आगे बहुत डिटेल्स पढ़ेंगे, आगे बहुत मजा आने वाला है। क्रियाशीलता के आधार पर 3 होते हैं, अधिक क्रियाशील धातु, मध्यम क्रियाशील धातु और कम क्रियाशील धातु। हमने पढ़ लिया कि कम क्रियाशील धातु पढ़ लिया हमने पिछली वीडियो में, और ठीक है, आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं मध्यम क्रियाशील धातु और अधिकतम क्रियाशील धातु जब क्रिया करते हैं तो क्या होता है क्या नहीं होता है, देखते हैं इस वीडियो में। वीडियो कर देना लाइक, ठीक है। तो देखते हैं मध्यम क्रियाशील धातु का निष्कर्षण किस प्रकार किया जाता है, ठीक है। मध्यम क्रियाशील धातु है, उनको निकालने की क्या प्रोसेस होती है, कौन कौन सी विधियां होती है, कैसे उन्हें शुद्ध किया जाता है, क्या होता है, पूरा देखेंगे हम, ठीक है। देखते हैं, यह धातु या तो सल्फाइड या कार्बोनेट अयस्क के रूप में पाई जाती है। जो ये मध्यम क्रियाशील धातु है, मध्यम क्रियाशील धातु आपको सक्रियता सारणी में देख लेना, बीच में मध्यम क्रियाशील धातु जैसे कि लोहा है, ठीक है, लोहा, तांबा, कॉपर, ये मध्यम क्रियाशील धातु हैं। ये धातु है जो सल्फाइड अयस्क के रूप में, ये कार्बोनेट अयस्क के रूप में पाई जाती है, ठीक है, 2 रूप में ही पाई जाती है। इन धातुओं को ऑक्साइड से प्राप्त करना अधिक आसान होता है, ठीक है। इन धातुओं को पहले ऑक्साइड के रूप में परिवर्तित करेंगे और इस रूप में परिवर्तित करने के बाद इनको प्राप्त करना बहुत ही आसान हो जाता है, ठीक है। इसलिए जो मध्यम क्रियाशील धातु है उनको पहले ऑक्साइड में परिवर्तित करेंगे, फिर ऑक्साइड में परिवर्तित करने के बाद उन्हें प्राप्त करेंगे, ठीक है, सल्फाइड अयस्क के रूप में और ऑक्साइड अयस्क के रूप में, ठीक है। तो देखते हैं हम सल्फाइड अयस्क के रूप में धातु का निष्कर्षण, ठीक है, सल्फाइड अयस्क से धातु का निष्कर्षण किस प्रकार किया जाता है। तो सल्फाइड अयस्क से धातु का निष्कर्षण करने के लिए एक विधि है हमारे पास, उस विधि का नाम है भर्जन, ठीक है। आपने पढ़ा होगा पिछली क्लासों में भी, आपको याद होगा भर्जन निष्ठापन विधि, ठीक है, इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। भर्जन विधि क्या होती है, देखते हैं। सल्फाइड अयस्क को अधिक ताप पर वायु की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो यह ऑक्साइड में बदल जाता है, ठीक है। भर्जन का अर्थ होता है जलना। सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में गर्म करेंगे, बहुत अधिक ताप पर गर्म करेंगे तो यह ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। हमने पढ़ा था कि मध्यम क्रियाशील धातुओं को ऑक्साइड में परिवर्तित करके प्राप्त करना बहुत ही आसान होता है, इसलिए हम पहले इस सल्फाइड अयस्क को भर्जन विधि के द्वारा ऑक्साइड में परिवर्तित करेंगे, ठीक है। परिवर्तित करने के बाद हम इसे शुद्ध रूप में प्राप्त करेंगे। तो परिवर्तित करने के लिए भर्जन के द्वारा हमने इसको गर्म किया अधिक ताप पर, यह गर्म करने के बाद ये ऑक्साइड में बदल जाती है, ठीक है। इसके एक उदाहरण ले लेते हैं। जो जिंक सल्फाइड ZnS है, उसकी उपस्थिति, उसको ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब रिएक्शन कराएंगे या फिर गर्म करेंगे, ठीक है, तो क्या होगा, ठीक है, तो जिंक ऑक्साइड बनेगा। जिंक सल्फाइड से यहाँ पर अपचयन हो गया है, ठीक है, विस्थापित कर दिया है धातु ने, विस्थापन अभिक्रिया हो रही है, ठीक है। यहाँ पर सल्फर को विस्थापित कर दिया ऑक्सीजन ने, ठीक है, और यहाँ पर Zn ऑक्साइड बन गया और SO2 सल्फर डाई ऑक्साइड बन गया, ठीक है। इस प्रकार गर्म करने के बाद जो धातु है वो ऑक्साइड में बदल जाती है, ठीक है। सल्फाइड अयस्क है वो ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है भर्जन विधि के द्वारा। सल्फाइड अयस्क के रूप में धातु को प्राप्त कर लिया, धातु ऑक्साइड को प्राप्त कर लिया, ऑक्साइड को प्राप्त कर लिया, ठीक है। तो अब सल्फाइड अयस्क के बाद में कार्बोनेट अयस्क है, क्योंकि जो इस विधि है मध्यम क्रियाशील धातु है, इनको सल्फाइड अयस्क और कार्बोनेट अयस्क के रूप में ही आसानी से ऑक्साइड में बदल के प्राप्त करना बहुत ही आसान होता है, इसलिए पहले इन्हें हमने सल्फाइड अयस्क में बदल लिया। अब ठीक है, अब कार्बोनेट अयस्क में बदलेंगे, ठीक है, कार्बोनेट अयस्कों का निष्कासन, ठीक है। कार्बोनेट अयस्कों का निष्कासन किस विधि के द्वारा किया जाता है, निस्तापन विधि के द्वारा। और सल्फाइड अयस्कों का विस्थापन किस विधि के द्वारा किया गया था, भर्जन विधि के द्वारा। ये याद रखना है आपको, भर्जन विधि और निस्तापन विधि के द्वारा जो कार्बोनेट अयस्क और सल्फाइड अयस्क है उनको ऑक्साइड में परिवर्तित किया है हमने, ठीक है। और हम निस्तापन विधि में देखते हैं क्या होता है।
कार्बोनेट अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में, ठीक है, उसमें हमने सल्फाइड अयस्कों को वायु की उपस्थिति में किया था, उसमें वायु की अनुपस्थिति में गर्म करते हैं तो यह ऑक्साइड में बदल जाता है, ठीक है। उसमें हमने वर्जन में क्या किया था, जो सल्फाइड अयस्क है उनको वायु की उपस्थिति में गर्म किया था, अधिक ताप पर गर्म किया था तो वो ऑक्साइड में बदले थे। और यहाँ पर कार्बोनेट अयस्क है उनको हम वायु की अनुपस्थिति में गर्म करेंगे तो वो ऑक्साइड में बदल जाएंगे, ठीक है। उदाहरण देखते हैं हम ZnCO3, इसको गर्म करेंगे, ठीक है, वायु की अनुपस्थिति में गर्म करेंगे तो Zn ऑक्साइड और CO2 गैस प्राप्त होगी हमें, ठीक है। और एक नोट है, वो नोट देख लीजिए। नोट क्या है, नोट ये है, भर्जन व निस्तापन से धातु ऑक्साइड प्राप्त होता है। हमने भर्जन और निस्तापन दोनों विधियों के द्वारा क्या किया है, धातु को हमने कार्बोनेट अयस्क और सल्फाइड अयस्कों को धातु ऑक्साइड या ऑक्साइड में प्राप्त कर लिया है, ठीक है। ऑक्साइड में प्राप्त करने के बाद आगे की प्रोसेस क्या होती है वो अगले पेज पर देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमने भर्जन और निस्तापन विधि के द्वारा धातुओं को धातु ऑक्साइड या ऑक्साइड के रूप में परिवर्तित कर लिया, ठीक है। तो ऑक्साइड, धातु ऑक्साइड में से जो धातु है उसको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें अपचयन करना पड़ेगा। और आप जानते हैं अपचयन में क्या होता है, पहले पाठ में पढ़ लिया है आपने, अपचयन में ऑक्सीजन को हटाना होता है, ठीक है। और अपचयन के लिए एक अपचायक की आवश्यकता होती है जो ऑक्सीजन को रिमूव करता है या ऑक्सीजन को अवशोषित करके एक अणु बना लेता है किसी भी चीज का, वो देखते हैं, ठीक है। क्या होता है, तो धातु ऑक्साइड का अपचयन देखते हैं किस प्रकार किया जाता है। तो अपचयन क्या होता है, ऑक्सीजन को हटाना। अपचयन किसे कहते हैं, ऑक्सीजन का हटना। अपचयन और ये अभिक्रियाएं पढ़ी हैं आपने, ठीक है। अपचयन का अर्थ होता है ऑक्सीजन को हटाना, ठीक है। तो ऑक्सीजन को कैसे हटाएंगे हम, अपचयन के लिए अपचायक की आवश्यकता होती है। अपचयन करने के लिए अपचायक की आवश्यकता होती है, ठीक है। अपचयन करना है हमें, किसी अभिक्रिया का अपचयन करना है या कोई अपचयन की अभिक्रिया करनी है तो अपचयन के लिए रिएजेंट होना चाहिए, एक अपचायक होना चाहिए। और अपचायक के रूप में हम किस किस को काम में ले सकते हैं, देखिए अपचायक के रूप में हम कार्बन का उपयोग कर सकते हैं, CO कार्बन मोनोऑक्साइड का उपयोग कर सकते हैं और H2 हाइड्रोजन गैस का उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। इन तीनों को हम अपचायक के रूप में काम में ले सकते हैं, ठीक है। इन तीनों को अपचायक के रूप में अगर हम काम में लेंगे तो ठीक है, वहां से जो है वो ऑक्सीजन का अणु वो निकल जाएगा और एक किसी और चीज का अणु बना लेगा, ठीक है। तो उदाहरण देखते हैं हम, तो यहाँ पर है हाइड्रोजन गैस को हमने अपचायक के रूप में काम में लिया है, हाइड्रोजन गैस। और यहाँ पर जल का जो ऑक्सीजन है वो हाइड्रोजन गैस के साथ जुड़ जाएगी, ठीक है। जो हाइड्रोजन गैस है उसको अपचायक के रूप में काम में लिया हमने, ठीक है। तो ये ऑक्सीजन है वो हाइड्रोजन के साथ मिलकर एक जल का अणु बना लेगी, जिससे यहाँ पर से क्या होगा, यहाँ पर से ऑक्सीजन रिमूव हो जाएगी और अपचयन हो जाएगा, ठीक है। अपचयन का अर्थ होता है ऑक्सीजन का हटना, ठीक है। ऑक्सीजन यहाँ से हट जाएगी और एक जल का अणु बन जाएगा। कम क्रियाशील धातुओं का पढ़ लिया, ठीक है। मध्यम क्रियाशील धातुओं का पढ़ लिया। अब पढ़ेंगे हम जो अधिकतम क्रियाशील धातु है, ठीक है, जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, इनका निष्कर्षण किस प्रकार किया जाता है। हम अधिक क्रियाशील धातुओं का निष्कर्षण किस प्रकार किया जाता है, ठीक है। तो किस प्रकार किया जाता है, देखिए ये अधिक क्रियाशील धातु होते हैं, इनका निष्कर्षण अपचयन के द्वारा नहीं किया जा सकता, ठीक है। इन्हें प्राप्त अपचयन के द्वारा नहीं किया जा सकता क्योंकि ये अधिक क्रियाशील होते हैं। अपचयन के द्वारा प्राप्त करेंगे तो ये वायु के संपर्क में आ जाएंगे, जलने लग जाएंगे, ठीक है। आपको पता है सोडियम, पोटेशियम ये सब अधिक क्रियाशील धातु है, इन्हें केरोसिन के तेल में रखा जाता है, आपने पहले भी पढ़ लिया है, ठीक है। तो इनका अपचयन के द्वारा निष्कर्षण नहीं किया जा सकता, इन्हें अपचयन के द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो किस प्रकार प्राप्त किया जाता है, देखिए इन धातुओं को विद्युत अपघटन विधि द्वारा प्राप्त किया जाता है। विद्युत अपघटन विधि के द्वारा इन धातुओं को प्राप्त किया जाता है। अब विद्युत अपघटन विधि क्या होती है आपने पहले भी पढ़ लिया और एक बार फिर से मैं बता देता हूँ, ठीक है। तो एक डायग्राम से समझाता हूँ, मैं एक डायग्राम बनाता हूँ। ये हमने एक बीकर ले लिया, ठीक है। इस बीकर में 2 छड़ ले ली, ये है एनोड, ये है एनोड और ये है कैथोड, ठीक है। तो इसमें हम ले लेते हैं KCl का विलयन, ठीक है। KCl से हम क्या प्राप्त कर रहे हैं, K प्राप्त कर रहे हैं, जो है हम धातु प्राप्त कर रहे हैं, K पोटेशियम धातु प्राप्त कर रहे हैं विलयन से, ठीक है। तो देखते हैं क्या होता है, कैसे प्राप्त करेंगे। इसको हम एक बैटरी के सर्किट से जोड़ देते हैं, ठीक है। इस विलयन में हम जैसे ही इसको विलयन के रूप में प्राप्त करेंगे तो आपको पता है इसका होता है K पे पॉजिटिव चार्ज और Cl पे नेगेटिव चार्ज, ठीक है। जो पॉजिटिव है वो पॉजिटिव को रिफ्लेक्शन प्राप्त करता है, ठीक है। वो पॉजिटिव से दूर जाता है और नेगेटिव से दूर जाता है और नेगेटिव पॉजिटिव के पास आता है और पॉजिटिव नेगेटिव के पास आता है, ठीक है। तो देखिए जैसे ही हम विद्युत धारा प्रवाहित करवाएंगे तो ठीक है, तो जो एनोड है, एनोड पर K जम जाएगा, ठीक है। विद्युत धारा प्राप्त करने के बाद
इस छड़ है, ये वाली छड़ है, इस पर पोटेशियम जमा हो जाएगा। इसमें ये KCl का विलयन भरा हुआ है, यहाँ पर K जमा हो जाएगा, पोटेशियम जमा हो जाएगा, और जो Cl गैस बनेगी वो गैस एनोड पर चली जाएगी, कैथोड पर चली जाएगी। ठीक है, इस प्रकार विद्युत धारा प्रवाहित करने पर हमें एक तरफ पोटेशियम प्राप्त हो जाएगा और एक तरफ क्लोरीन गैस प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, धातु प्राप्त होगा हमें कैथोड पर, ठीक है, और क्लोरीन गैस एनोड पर प्राप्त होगी। ठीक है, ये धातु कैथोड पर प्राप्त हो रही है, तो कैथोड है यहाँ पर, ये हमें धातु प्राप्त हो गई, और क्लोरीन गैस एनोड पर प्राप्त हो रही है, एनोड ये है, और ये है कैथोड। कुछ समझ में नहीं आए तो कमेंट करके पूछ सकते हो। ठीक है, इस प्रकार अधिक्रियाशील धातुओं का भी निष्कर्षण कर लिया जाता है। ठीक है, तो आगे हम पढ़ेंगे कि ये इनमें भी कुछ अशुद्धियां रह जाती है। ठीक है, इस प्रकार से प्राप्त करने के बाद भी इनमें कुछ अशुद्धियां रह जाती है, उनको आगे हम दूसरी विद्युत अपघटन विधि से करेंगे, कॉपर ऑक्साइड, कॉपर सल्फाइड से करेंगे। 2 चरण कंप्लीट हो चुके हैं हमारे, 3 चरणों में धातु का निष्कर्षण पढ़ा था हमने, और 2 चरण कंप्लीट हो गए, और तीसरा चरण ये आपके सामने। ठीक है, देखिए धातुओं का परिष्करण, तीसरा चरण था धातुओं का परिष्करण। अब धातुओं का परिष्करण क्या होता है, देखिए धातुओं से अशुद्धियों को निकालने के लिए विद्युत अपघटन परिष्करण विधि उपयोगी है। ठीक है, धातुओं से अशुद्धियों को निकालने के लिए विद्युत अपघटन विधि बहुत ही उपयोगी है। ठीक है, जो इसके लिए क्या विद्युत अपघटन विधि का उपयोग करेंगे। ठीक है, कैसे 3 चरणों में संपन्न होगी ये विद्युत अपघटन विधि, इसमें क्या क्या होगा देखते हैं। जब विद्युत धारा प्रवाहित होगी, अशुद्धियां Cu विलयन में घुलने लगेंगी। यहाँ पर देखिए डायग्राम से समझते हैं इसको। देखिए ये एक कॉपर की छड़ है, शुद्ध कॉपर की छड़। ठीक है, और ये अशुद्ध कॉपर की छड़ है, कॉपर सल्फेट की छड़ है। ठीक है, अशुद्ध है, इससे हमें शुद्ध कॉपर प्राप्त करना है। तो शुद्ध कॉपर प्राप्त करने के लिए क्या करेंगे हम, तो देखते हैं। शुद्ध कॉपर प्राप्त करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर एक कुंजी है। ठीक है, यहाँ पर एक कुंजी है, अभी सर्किट चालू नहीं है। सर्किट जैसे ही सर्किट को चालू करेंगे तो यहाँ से विद्युत धारा प्रवाहित होगी। ठीक है, विद्युत धारा प्रवाहित होगी तो इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ गति करेंगे, इधर की तरफ इलेक्ट्रॉन गति करेंगे, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, या इधर से इलेक्ट्रॉन इस तरफ पहुँचेंगे, और इधर जो Cu है वो बाहर निकलेगा, कॉपर सल्फेट है वो इसमें आकर विलयन में घुलता जाएगा। ठीक है, घुलता जाएगा। तो ठीक है, ये यहाँ पर से इलेक्ट्रॉन इधर होके इस यहाँ पर पहुँच जाएंगे, तो यहाँ पर प्रोटॉन की कमी हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से जो कॉपर है, शुद्ध कॉपर यहाँ जमा होता चला जाएगा इस शुद्ध कॉपर की छड़ पर, और जो यहाँ पर अशुद्ध कॉपर था उसमें से निकल के विलयन में आ जाएगा कॉपर सल्फेट, और विलयन में से कॉपर निकल के शुद्ध वाला और इस पर जमा होता जाएगा। ये छड़ मोटी होती है और ये छड़ पतली होती है। ठीक है, तो ये छड़ बिल्कुल धीरे धीरे कम होती चली जाएगी, और ये छड़ मोटी होती चली जाएगी, इस पर कॉपर जमा होता जाएगा। कॉपर जमा हो जाएगा इस पर, तो जो सल्फेट की अशुद्धियां होंगी वो नीचे जमा हो जाएंगी, जिन्हें कहेंगे हम एनोड पंख। ठीक है, ये अशुद्ध कॉपर की छड़ थी और ये शुद्ध कॉपर की छड़ थी। ठीक है, और ये हमने विलयन के रूप में क्या काम लिया है, अम्लीय कॉपर सल्फेट का विलयन काम में लिया है। ठीक है, तो देखते हैं पॉइंट क्या है। जब विद्युत धारा प्रवाहित होगी तो अशुद्ध कॉपर विलयन में घुलने लगेगा। जैसे विद्युत धारा प्रवाहित कराएंगे तो जो अशुद्ध कॉपर है वो विलयन में घुलने लग जाएगा। ठीक है, साथ ही धातु कैथोड पर जमा होती जाएगी। धातु है वो कैथोड पर भी जमा होती जाएगी, विलयन में घुलता जाएगा, और धातु कैथोड पर जमा हो जाएगी, और जो सल्फेट होगा वो नीचे जमा हो जाएगा। ठीक है, अशुद्ध एनोड के नीचे इकट्ठी होती जाती है, अशुद्धियां हैं वो एनोड के नीचे की तरफ इकट्ठी हो जाएंगी। ये रही, ये अशुद्धियां हैं। ठीक है, एनोड के नीचे है, जिन्हें एनोड पंख कहते हैं। ये अशुद्धियां हैं, इन अशुद्धियों को क्या कहेंगे, ये अशुद्धियां हैं, लेकिन इन्हें कहते क्या है, इन्हें एनोड पंख कहते हैं। जो एनोड है उससे ही निकली है ये अशुद्धियां, जिस कंकर पत्थर कुछ होंगे, इन्हें ही एनोड पंख कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक रिएक्शन हो रही है, वो रिएक्शन भी बता देते हैं आपको। रिएक्शन क्या हो रही है, देखिए यहाँ पर जो कॉपर है उसमें से क्या होता है, देखिए क्या होता है, पहले तो देखिए क्या होता है। यहाँ पर देखा था आपने, कॉपर में से 2 इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे, तो देखते हैं रिएक्शन क्या होती है। ठीक है, जो कॉपर है, शुद्ध कॉपर है, उसमें से क्या होगा, जो 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे। तो जैसे ही कॉपर में से 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, ये इलेक्ट्रॉन निकल गए। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन, उतने ही यहाँ पर प्रोटॉन रह जाएंगे। प्रोटॉन दिखाने पड़ेंगे हमको, तो 2+। ठीक है, और यहाँ पर जो दूसरी छड़ है वहाँ पर इधर से होके प्रोटॉन चले जाएंगे। ठीक है, इधर प्रोटॉन की अत्यधिकता हो जाएगी, इसलिए ये वाला जो कॉपर है वो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर लेगा।
और यहाँ पर शुद्ध कॉपर प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, इस प्रकार से यह अभिक्रिया होती है। कॉपर है, यहाँ पर जो कॉपर सल्फेट में से जो कॉपर है उसमें से इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे और इलेक्ट्रॉन निकल के विलयन में आ जाएंगे, और ये वाली छड़ है कॉपर की, ये इन इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करके और इधर जमा कर लेगी। ठीक है, और ये शुद्ध कॉपर यहाँ पर जमा हो जाएगा। इस प्रकार होता है। ठीक है, तो आगे अगला टॉपिक है हमारा संचारण। तो अगला संचारण आपने फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ लिया है, फिर से देखते हैं क्या होता है संचारण। संचारण क्या होता है? ठीक है, धातु आर्द्रता, वायु, ऑक्सीजन, नमी के संपर्क में आने से संचारित हो जाते हैं। अर्थात जैसे धातु है, कोई धातु है, वो आर्द्रता, नमी या वायु के संपर्क में आएगी तो वो धीरे धीरे कुछ ऐसे रिएक्शन करेगी जो अपने पहले वाले रूप में परिवर्तित थी, वो उस रूप को धीरे धीरे बदलती जाएगी, या तो काली हो जाएगी, या हरी हो जाएगी, या फिर भूरे रंग की परत आ जाएगी। ठीक है, ऐसा कुछ होगा। तो क्या क्या होगा? ठीक है, देखते हैं। जैसे सिल्वर है वो O2 की उपस्थिति में काला हो जाता है। सिल्वर जब O2 से रिएक्शन कर लेगा तो उस पर काले रंग की परत आ जाती है। Cu कॉपर है, वो आर्द्र CO2 के संपर्क में आने से हरे रंग की परत बना लेता है। कॉपर है, वो आर्द्र CO2 के संपर्क में आ जाएगा तो उस पर एक हरे रंग की परत आ जाती है। ज़्यादा दिनों के बाद ये कम रिएक्शन करता है कॉपर ऑक्सीजन CO2 के साथ। ज़्यादा देर तक जब कॉपर CO2 के साथ उपस्थित रहेगा तो उस पर एक हरे रंग की परत आ जाएगी। ठीक है, उससे हम पता लगा सकते हैं कि ये कॉपर ज़्यादा दिनों पुराना है। लोहा है, आर्द्रता के संपर्क में आने पर जंग पकड़ लेता है। लोहा है, वो आर्द्रता के संपर्क में आएगा तो उस पर जंग पकड़ लेगा, वो भूरे रंग की परत आ जाती है, आपने देखा होगा। ठीक है, संचारण से बचाव। संचारण हो तो जाता है इस प्रकार से, लेकिन उससे बचाव के क्या क्या उपाय हैं, किस किस प्रकार से हम संचारण से जो अपनी वस्तुएं या कुछ धातुएं उनको बचा सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं। निम्न विधियां हैं, उनमें देखते हैं पेंट करना। जैसे कि लोहे के गेट होते हैं, उन पर पेंट कलर कर देते हैं तो वो संचारित होने से कुछ दिनों तक बच जाते हैं। ठीक है, तेल का लेपन करके भी संचारण से बचाया जा सकता है। यसाद लेपन एक विधि है। यसाद लेपन क्या होता है? जो लोहा है उस पर जिंक की परत चढ़ाई जाती है। लोहा है, लोहे और स्टील को मिलाकर, लोहे या स्टील पर स्टील को कहते हैं इस्पात, लोहे और स्टील पर एक जिंक की परत चढ़ाई जाती है जंग से बचाने के लिए, इसे ही कहते हैं यशद लेपन। ठीक है, क्रोमियम लेपन क्या होता है? क्रोमियम है उसके ऊपर भी लेपन कर दिया जाता है, इसे क्रोमियम लेपन कहते हैं। एनोडीकरण, जो एनोड है उसमें धातुओं को ज़्यादा देर तक रखते हैं तो वो उससे भी संचारण से उन्हें बचाया जा सकता है। मिश्र धातु बनाकर, मिश्र धातु का अर्थ होता है जो धातु हैं, दो या दो से अधिक धातुओं को मिलाकर एक धातु बना देंगे, ऐसी धातु बन जाएगी जो ज़्यादा दिनों तक संचारित नहीं होगी। ठीक है, मिश्र धातु और यशद लेपन, इसके बारे में अगले पेज पर डिटेल से पढ़ते हैं। यशद लेपन क्या होता है? यशद लेपन लोहे व स्टील को जंग से बचाने के लिए, लोहा और स्टील है उसको जंग लगने से बचाने के लिए जिंक की परत चढ़ाई जाती है। इस प्रक्रम को यशद लेपन कहते हैं। लोहे व स्टील को जंग से बचाने के लिए उस पर जिंक की परत ऊपर चढ़ा दी जाती है, जिससे क्या है अधिक दिनों तक उस पर जंग नहीं लगती है। इसी जो विधि है उसको यशद लेपन कहते हैं। अगला है मिश्र धातु क्या होता है? यह दो या दो से अधिक धातु या अधातु का समांगी मिश्रण होता है। दो या दो से अधिक धातु या दो या दो से अधिक अधातुओं को मिश्रित करके एक धातु बना दी जाती है, जिसे मिश्रित धातु कहते हैं। ठीक है, कैसे बना दिया जाता है? जैसे लोहा है तो लोहा और कार्बन, जो लोहे में अगर कार्बन को 0.05% मिला दिया जाएगा तो लोहा है वो और भी कठोर हो जाएगा, जिससे हथौड़े व आदि में पक्के लोहे का काम में लिया जा सकता है, लोहे को शुद्ध रूप से बनाया जा सकता है। तो स्टील है, स्टील को कैसे बनाया जाता है? लोहा और निकिल या फिर लोहा और क्रोमियम को जब एक कर दिया जाता है या दोनों को मिला दिया जाता है तो स्टील का निर्माण होता है। और पीतल कैसे बना जाता है? कॉपर और जिंक, जिसका जिंक को Zn जिसे जिंक कहते हैं, सी का अर्थ है कॉपर। ठीक है, कॉपर और जिंक है दोनों मिलकर पीतल का निर्माण करते हैं। और कांसा किसे कहते हैं? कॉपर और टिन दोनों मिलकर कांसे का निर्माण करते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर 3 होता है कंप्लीट।